ऑर्डर है किसका? एटॉमिक रेडियस। ये किसका ऑर्डर है भाई? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। और फर्मी या फेम्टो जो ऑर्डर है ये किसका ऑर्डर है? 10 to the power -15। ये है न्यूक्लियस रेडियस। ठीक है, ये दोनों फेम्टो और फर्मी, एंगस्ट्रॉम, ये सारी बातें आपकी जो जो सामने लिखे हुए ना, ये सारी वैल्यू आपके काम में आने वाली ये सारी की सारी वैल्यू जो सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, ये तो आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ऑलमोस्ट तो आपको पहले से ही पता है। देखो, किलो जनरली यूज होता है 10 to the power 3। मेगा बहुत रेयर यूज होता है पर फिर भी है। सेमी, मिली, ये दोनों और किलो, ये तीन तो ऑलरेडी आप यूज करते हैं। नैनो भी कहीं कहीं पे देखा होगा, नैनो। ठीक है। और ये पिको, पिकोमीटर में पिको डिस्टेंस को बताते हैं। बॉन्ड लेंथ जो होती है, वो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? काफी कम होती है। उसकी वैल्यू को डायरेक्ट मीटर या सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना क्या है, काफी हेवी होता है, इसलिए उसको पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में रिप्रेजेंट। चलो अब आप बताओ नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या चल रहा है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट। मास एंड वेट है क्या? एटॉमिक रेडियस निकालनी है कोवेलेंट बॉन्ड एटम की, जिसमें दोनों मॉलिक्यूल Cl के हैं। तो सर वो कैसे निकालेंगे? ये भी Cl है अपने पास और ये दूसरा भी Cl है। दोनों ही कौन है? Cl और Cl है। ये दोनों जो एटम है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये क्या है? बॉन्ड लेंथ। ये तो क्या है? बॉन्ड लेंथ। और इस बॉन्ड लेंथ जो यहाँ पे आ रही है DCl2, उसकी वैल्यू क्या है? आप बताओ। RCl प्लस RCl के इक्वल है। किसके इक्वल है? RCl और RCl दोनों जो एटम है, उन दोनों की रेडियस के सम के इक्वल है। जब आपको चाहिए क्या? इसकी रेडियस RCl इज इक्वल टू DA/2। भाई ये क्या हो गया? दोनों सेम है तो 2RCl हो गया। तो यहाँ से रेडियस ऑफ क्लोरीन क्या आ जाएगा? DCl2/2। आएगा कितना? तो सर ये बताओ। ये 98 आएगा, पर ये कैसे आएगा? 198 बूंदों करेंगे तब दोनों के अलग अलग आ जाएंगे। तो ये सब कैसे आएगा? ये तो होती है किस तरीके टेबल होती है इसकी? इसका टेबल तो कुछ नहीं है। ये तो कैसा पता चलेगा सर इसका 198 का निकालना है? अच्छा, मतलब मॉलिक्यूल को देख के कैसे पता चलेगा? यूं नहीं, ऐसा पता नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन आ जाए तब Cl2 की कोवेलेंट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके लिए क्वेश्चन आने का तरीका यही है, जैसे फॉर्मूला आपको बता दिया। जनरल फॉर्मूला है Da2 = Ra + Ra। ये रेडियस का जनरल फॉर्मूला कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल है उसके लिए, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को यूज करके आपको बताना है। इसके लिए आपको उसकी रेडियस दे देंगे और ये पूछ लेंगे, या फिर रेडियस पूछ लेंगे और आपको बॉन्ड लेंथ दे देंगे। तो हमने फॉर्मूला अलग लिखाया है दूसरा। हमने लिखा है Da - A = 2। और ये सर इंटरन्यूक्लियर है दोनों। माइनस नहीं है, वो डी की बेस में मैंने डैश है आपस में D/2 ये पर इसमें जैसे ये मॉलिक्यूल्स ये दोनों मेटेलिक में कैसे लगाए हुए हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड में इंटरन्यूक्लियर है डिस्टेंस, यानी दोनों आपस में ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है इनमें। अब क्या है कि एक और बुक आप बुक खोल के देखोगे तो इस तरह से एक और मॉलिक्यूल बना रखा है, उसमें भी क्या बता रखा है? ये Cl है, ये भी Cl है। अब क्या है कि इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, इन दोनों के न्यूक्लियस और इन दोनों के न्यूक्लियस, ये जो डिस्टेंस आ रही है ना, ये है वैन डर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स है। तो ये जो लेंथ होगी इसका हाफ करेंगे अपन, तो ये आएगा वैन डर वाल रेडियस। और इसकी रेडियस जो है उसका अमाउंट कितना होगा भी? उसकी वैल्यू क्या होगी? जो आपकी कोवेलेंट रेडियस आ रही है उससे काफी ज्यादा होगी।
क्योंकि आप ये यहाँ देख पा रहे हो दोनों न्यूक्लियस कहाँ है, क्लोज है, बिल्कुल पास पास में। और यहाँ पे देखो दोनों के बीच में गैप आ गया, तो कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है उसमें दोनों एटम क्या होंगे, उनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल अटैच्ड है। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, सॉरी वंडरवाल जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल या फिर एटम्स जो है वो दूर दूर रहेंगे और इससे इनके बीच में डिस्टेंस क्या आ गई ज्यादा, तो इसकी रेडियस क्या होगी भी, ये जो वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स है, वंडरवाल जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड के अकॉर्डिंग वंडरवाल रेडियस क्या होगी, वो जो भी ये डिस्टेंस आ रही है यहाँ से लेके और यहाँ तक की दोनों न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है इसका हाफ क्या होगा, वंडरवाल रेडियस होगी। ये क्या होगा भी, वंडरवाल रेडियस, ये क्या है, डी वंडरवाल अपॉन 2, जो भी है इसका हाफ आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस आ रही है कौन सी डिस्टेंस है, कोवेलेंट बॉन्ड की नहीं, ये किसकी है, वंडरवाल बॉन्ड की डिस्टेंस आ गई, ठीक है। दो मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग, ये अलग मॉलिक्यूल है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ये अलग मॉलिक्यूल है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है, वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे, वंडरवाल बॉन्ड लेंथ, क्या बोलेंगे, वंडरवाल बॉन्ड लेंथ। और वंडरवाल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो किससे ज्यादा होती है, कोवेलेंट से हमेशा भी। ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा, आर कोवेलेंट लेस देन आर वंडरवाल, ये पढ़ लो, नहीं पढ़ा, ये कैसे है ये मैंने बताओ, ठीक है। और ये जनरल फॉर्मूला इस तरह से होता है। अब इसमें मान लो कि दोनों जो एटम है वो अलग अलग आ गए, दोनों एटम कैसे आ गए, अलग अलग, ए बी आ गए, तो क्या होगा, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। ये क्यों आया अभी, अलग अलग कैसे आ गए, अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड की, ये ए है एक एटम और ये एक एटम है बी। इन दोनों एटम्स के जो दोनों डिफरेंट है एटम, अब दोनों एटम ही डिफरेंट है तो इनके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, कुछ ना कुछ चेंज होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब वो चेंज आ रहा है तो इन दोनों के जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको अट्रैक्ट करने की नेचर वगैरह सारे अलग है, तो इनके अकॉर्डिंग इसकी बॉन्ड लेंथ जो है ना वो भी चेंज हो जाएगी। उसमें जो चेंज आ रहा है उसको इस फॉर्मूले से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ये आर ए क्या है, रेडियस ऑफ एटम ए, और ये आर बी क्या है, रेडियस ऑफ एटम बी, ठीक है। 0.09 ये तो क्या है, ये तो वैल्यू है, ठीक है। और ये एक्स ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ए, और एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बी। एक्स ए माइनस एक्स बी के डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड बी, ये डिफरेंस बताना है। यहाँ पे जो भी अमाउंट आ रहा है वो डिफरेंस का आना है, जो हायर है उसको पहले लिख देंगे, लोअर को बाद में, इस तरह से बोलो, ठीक है। आप पढ़ रहे हो तो आपके दिक्कत आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। प्रॉब्लम किसकी आएगी, जो पढ़ेगा, जो कॉपी किताब खोल के ही नहीं देखेगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है, फुल मौज है चारों तरफ से, है कि नहीं। छुट्टी की होने लगी है बस 35 मिनट है, 15 मिनट है। अभी मास और वेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, मास और वेट। मास और वेट की बात कर लेते हैं। बोलो भी मास और वेट, ये वर्ड आपने पहले फिजिक्स में पढ़े नहीं, आज मास जो है ओरिजिनल वैल्यू उसका जो अमाउंट उस कोई भी सब्सटेंस में है वो कौन हो गया, मास हो गया। और वेट क्या होता है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के बाद जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, mg। मतलब g अपने लिए, अर्थ के लिए g की वैल्यू क्या है,
ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसमें जी की वैल्यू क्या होती है? ये क्या है? एक्सेलरेशन है जी, ठीक है। कितना होता है इसके लिए? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है। अब इसके अकॉर्डिंग आपका जो वेट यहाँ पे मिल रहा है वो इसके अकॉर्डिंग मिल रहा है mg के अकॉर्डिंग। आप वेइंग मशीन पे आप जैसे ही खड़े हो रहे हो, जो वेट वाली मशीन है उस पे आप जैसे ही खड़े हो रहे हो या फिर वो वजन नाप तोल करने वाले पे बैठ रहे हो तो उस टाइम पे कौन सा फोर्स है आपका? mg, ठीक है। एक्चुअल में जो आपका अमाउंट है वो क्या होगा? m, यानी उसको आप ऑलमोस्ट 9.8 या फिर 10 से डिवाइड कर लो, वही वैल्यू क्या है? आपके एग्जैक्ट मास को बता रहा है। मास कौन होगा? ओनली m, और उसमें g से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कौन हो जाएगा? वेट, ठीक है। ये बात है, पर ये फिजिक्स में प्रॉपर जब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है उस टाइम पे आपको पता करना है। बाकी अपन इनको क्या मान के चलते हैं? एक ही मान के चलते हैं। कहीं पे आपने जो फॉर्मूला लिखा है उसमें मास लिखा है, कहीं पे आपने मास की जगह वेट भी लिखा है। क्या लिखा है? ये आगे पीछे चलता रहता है। मैं खुद लिखवा रहा हूँ तो आप तो लिखोगे, इसी जाहिर सी बात, मैं भी ध्यान नहीं रख पाता हूँ। पर आपको ये बात ध्यान, फिजिक्स का जो प्रॉपर क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें आप वेट और मास बताओ अलग अलग सेपरेट दोनों को, कि ये मास है और ये वेट, तब आप इसको प्रॉपर बताना है। बाकी आप ध्यान नहीं रहता तो कोई बात नहीं, सबके लिए साइड होता है, ठीक है। बाकी जो हकीकत है वो है। एनालिटिकल बैलेंस बताओ। हैं? एनालिटिकल बैलेंस इसमें है देखो 1.5, ये इसके नीचे वहाँ ट्रॉफी हाँ है। ये एनालिटिकल जो बैलेंस है इसकी बात कर रहे हो? ये बैलेंस वाली एक वेइंग मशीन हुआ करती है। ये क्या वेइंग मशीन है जो आपके लैब में यूज होती है। लैब में इस तरह की यूज होती है। और इसमें आपने कभी सुनार की दुकान पे गए हो, वहाँ पे बहुत छोटे, आजकल तो क्या इलेक्ट्रिक आ गए, पहले उनका मेजरमेंट हुआ करता था। उसके लिए जो उसके लिए वेट है वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट, जैसे बिल्कुल बटन के जितने, देखेंगे क्या आपने? और उन पे ग्राम में, मिलीग्राम में वैल्यू लिखी होती है, ठीक है। वही अपने केमिस्ट्री लैब में भी प्रॉपर लैब अरेंज्ड है। तो उसमें क्या होगा? सारे के सारे सोल्ट होंगे और ये वेइंग मशीन पुरानी वाली होगी, ठीक है। और ये कैसी होती है? ये मैनुअल होती है। ये कैसी होती है अभी? ये मैनुअल है। मैनुअल और दूसरी होगी ऑटोमेटिक। दूसरी क्या होगी? ऑटोमेटिक मशीन है। वेइंग मशीन तो ऑटोमेटिक तो क्या है? वो तो एक स्क्रीन होगी उसके पास में, और स्क्रीन और उसके सामने प्लेट होगी। उस प्लेट पे जो कोई रखेंगे उसको इलेक्ट्रिक करंट से आपने अटैच कर दिया। जैसे ही आप उस पे रख रहे हो, इस मार्कर का वेट कितना है, तो उसमें स्क्रीन में आ जाएगा कि ये 25 ग्राम है या फिर 70 ग्राम है, जो भी इसकी अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग उसका मास बता देगा, वेट बता देगा। अब यहाँ जो एनालिटिक बैलेंस है जो आपका मैनुअल है, ये जो आप फोटो आप देख रहे हो बुक में, वो उसमें क्या करना है? वो जो आप घर पे बैलेंस वाली ताकड़ी देखी है क्या आपने? एक साइड में बड़े वाट रख के, दूसरी साइड में आप जो जिस चीज को आप वेट करना है उसके लिए आप पकड़ के बीच में शेयर करते हो, वो पकड़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें ऑलरेडी ये क्या होता है? फिटेड ही आती है। उसमें एक साइड आप सोल्ट रखोगे, दूसरी साइड पे क्या रखोगे? जो भी वेट आपको जितना सोल्ट लेना है, मान लो आपको कितना लेना है? 5 ग्राम लेना है, ठीक है, 10 ग्राम लेना है या फिर 2.5 ग्राम लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास वेट होंगे। उस वेट को रख के और सोल्ट को क्या करोगे? वेट कर लोगे सोल्ट का, और उसके अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन बना लो। आपकी जो रिएक्शन है, जो आपकी डिमांड है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वैसा ही सॉल्यूशन आप बना लोगे। उसके लिए आप वेट कर लोगे। वेट करने की जो मशीन है उसी को क्या बोलते हैं? एनालिटिक बैलेंस कहते हैं। एनालिटिक बैलेंस कहते हैं, ठीक है। और ये मैनुअल होती है जो इसमें बनी हुई है। लेकिन आजकल जो लैब में मिलती है वो कैसी होती है? ऑटोमेटिक होती है, वो डिजिटल होती है। उसका ले जाकर स्विच लगा देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्विच में जैसे पिन लगेगी वो अपने आप बढ़िया बटन के साथ में चलने लग जाएगी। ऑन किया और इस पे रखे सोल्ट, वेट करके सीधा आपको तुरंत तैयार। इसमें अलग अलग इसे देख के बराबर आई कि नहीं है, ये ऐसे देख के वेट रख रहे हो, थोड़ा कम है थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे करने की जरूरत नहीं।
सीधा उसमें डिजिटल बोर्ड में आ रहा है कि भाई ये 2.5 ग्राम हो गया, 2.4 हो गया, 2.6 हो गया। जैसे जैसे एक एक आप उसमें पार्टिकल ऐड कर रहे हो वैसे वैसे उसका अमाउंट बढ़ रहा है। रीडिंग क्या हो रही है? बढ़ रही है। आपको कम करना है तो सीधा उठाया और देख लिया कि और थोड़ा कम है तो और उठा। और वो जो उठाना और रखना और ये स्पेक्चुला से, स्पेक्चुला जानते हो क्या? चूल्हा जानते हो केवल? चम्मच तो जानते हो ना? और पलटा भी जानते हो? हाँ, उसके जैसा ही होता है। एक साइड से चम्मच के जैसा है और एक साइड से पलटे के जैसा है, ठीक है। और लमसम इस मार्कर के जितना ही होता है। सही में स्टील का भी हो सकता है, और वो स्टील का कौन लाएगा? आयरन वाले होते हैं, पॉलिश वाले, ठीक है, लेब जिन पे जंग लग जाता है 1 साल बाद में, उसको बोलते हैं स्पेचुला। और ये सॉल्ट को इधर उधर रखने करने के लिए, एम्पटिंग के लिए यूज करते हैं। अब इसके साथ NaCl क्रिस्टल के बारे में बता रखा है। NaCl अब क्या होता है, जैसे मास, मॉलिक्यूलर मास जो है, जैसे मैंने बोल दिया कि कोई वाटर एक कंपाउंड है, एक बाल्टी भर के आपने वाटर लिया है, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे नंबर वाइज। नंबर वाइज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? भाई वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने, आराम से एक एक करके बता सकते हो। और उसमें वाटर जो है उसके एक मॉलिक्यूल का मास नंबर कितना है? 18 है। और पूरे के पूरे जो बाल्टी भरी हुई है उस पूरे के पूरे वाटर कंपाउंड का आप बता सकते हो क्या वेट है, किस तरह से। तो ये सेपरेट जो H2 मॉलिक्यूल है ना, ये पूरे वाटर, जिस तरह की वाटर की प्रॉपर्टीज होती है वैसी एज इट इज प्रॉपर्टीज कौन शो करेगा? H2 मॉलिक्यूल। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके लिए इस तरह से मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, जैसे NaCl क्रिस्टल। कौन? NaCl जो क्रिस्टल है, इसका डायग्राम भी यहाँ पे बना रखा है क्रिस्टल का। ये डायग्राम आपने उसमें बनाया होगा, केमिकल बॉन्डिंग में बनाया था क्या? चलो अभी एक बार के लिए मैं बना के बता देता हूँ। ये जो आपका क्लासरूम है, इसको आप क्या मान के चलो? इसको आप क्यूब मान के एक बार इमेजिन करो। और फिर मैं बता रहा हूँ, जितने भी आपको एज दिख रहे हैं इसके, क्यूब मानने के बाद कितने एज दिख रहे हैं? 12 एज, 12 किनारे होते हैं, ठीक है। और कॉर्नर कितने होते हैं? 8। फेस कितने होते हैं? फलक। वही ये क्यूब मानो इसको। यहाँ से लेके लाइन वहाँ तक शुरू की, ये एक लाइन पूरी, ये दूसरी, ये तीसरी, इस तरह से क्यूब बनाने तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। और ये मैंने क्यूब बना दिया आपके सामने। यही क्यूब है क्या? ठीक है, क्यूब बन गया। अब इसके बाद क्या करना है? अब देखो आप वापस क्यूब को, ये जो एज है इसको बीचों बीच से यहाँ 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 और वापस यहाँ तक पूरा सर्कल पूरा करना है। एक हो गया, बीच में से एज को पकड़ा था, किनारे को बीच में से पकड़ा, फिर यहाँ बीच में से पकड़ो, पूरा सर्कल कंप्लीट करो। 2 हो गए। इसमें भी आप यहाँ से पकड़ोगे और पूरा का पूरा घूम के यहाँ तक आ जाओगे। यही 3 लाइनें आपको इसमें खींचनी। ये सही से नहीं खींची ये लाइन, इतनी क्लोज नहीं आनी चाहिए, थोड़ा गैप रहता है इसमें। फोटो साफ करूँगा। कौन बोल रहा है? कल से व्हाइट वाले जो पाइप होती है ना, डंडा, वो साथ लाना पड़ेगा। जो फिर ये लाइन फिर वापस वो सर मैंने कहा था ना आपको धीरे करना।
हो गई कि तीनों लाइनें? एक, दो और ये तीन हो गए। चलो इस कॉर्नर पे अपन सोडियम रख देते हैं। सोडियम बोले तो डॉट है और Cl माइनस बोले तो सर्कल। यहाँ पे सोडियम आया तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे वापस सोडियम, यहाँ पे Cl, यहाँ पे सोडियम, यहाँ Cl है तो यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे सोडियम यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ पे Cl और यहाँ पे फिर वाला सोडियम Cl यहाँ बीच में और यहाँ दोनों में सोडियम है तो बीच में कौन है? फिर यहाँ पे और इस पे Cl है तो इस पे सोडियम है तो इस पे यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे सोडियम है तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे हो गए। अब यहाँ Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ तो यहाँ पे हो गए सारे। अब देखो अब वापस जो आपको लाइन बताई थी उस लाइन को वापस देखो। यहाँ बीच में से जो लाइन खींची है, एक लाइन इधर से आई थी, इनका जो दोनों का क्रॉस बन रहा है जहाँ पे ये कट कर रहे हैं उस पॉइंट पे तो आपने कोई ना कोई एटम रख दी और बिल्कुल सामने वाले पे ऐसे ही क्रॉस बन रहा है। आमने सामने की जो फेस है उन दोनों को एक लाइन से मिलाना है। एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, ये तीन लाइनें यहाँ भी खींचनी। एक तो ये रहा पीछे वाली साइड का, ये फ्रंट फेस एक लाइन, ये टॉप और ये बॉटम और ये दोनों साइड वाले और ये सब सारे के सारे बीच में एक जगह काट रहे हैं यहाँ पे। फिर Cl आ। अब आप देखोगे इसमें टोटल आप काउंट करोगे तो जो कॉर्नर पे जिसको अपन रखते हैं ना उसका तो नंबर होता है 14 और दूसरे वाला आप काउंट करके बताओ। Cl को आप काउंट करोगे, सिर्फ दोनों ही कोई काउंट कर लो। सोडियम कितने हो गए देखो, एक लेयर, दो लेयर और ये तीन लेयर दिख रही है आपको। इस फर्स्ट में सोडियम कितने? 5 और Cl 4। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। फिर से इस लेयर में सोडियम कितने हुए? 4 और Cl माइनस 5 5। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। इसमें 5 सोडियम कितने? 5 और Cl माइनस 4 बताओ देखिए कितने कितने? सोडियम 5 4 5 14 और ये 4 5 4 13। ये इस तरह से ये बना के बताओ आप। सर ये समझ नहीं है बनाने वाला नहीं है आपने ये जो समझ में आना है उसके लिए तो मैंने बाग की दीवारें बताई है, नहीं तो रूम की दीवारें बताने की क्या जरूरत है। मेरी तो प्रैक्टिस पहले भी हो चुकी है। वेट इसको आराम से बनाओ, बना के कल लाना, दोबारा से मैं बता देता हूँ। क्यूब बनाने का तरीका तो क्या है, 2 स्क्वायर बनाओगे आप। यस सर। ये पहला स्क्वायर और दूसरा इससे थोड़ा सा हटके। हाँ। अच्छा, जितनी डिस्टेंस इसकी क्या होगी, इधर नीचे होगी उतनी ही साइड में। फिर इनके जो नियर बाई जो कॉर्नर है, एडजेसेंट कॉर्नर है, उनको क्या कर दो, मैच कर दो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ तक तो 8 क्लास 8 में सीखे थे।
उसके आगे आपने कुछ सीखा नहीं, गड़बड़ी है, प्रमोट हो गया है। 1 2 3 उसके बाद ये कोल्ड, इस क्यूब को जो है ना, रूम समझो, रूम को क्यूब, क्यूब को रूम। रूम ही फिर इस कॉर्नर से, अरे यहाँ बाइगरी शुरू होगी। इस कॉर्नर से, इस एज से लेके वहां तक बीचों बीच आप आपस में इनको मिलाते हुए पूरा सर्कल पूरा, एक, फिर बीच में से 2, फिर बीच में से ये 3। जैसे ही लाइनें पूरी खींचोगे सारा जाल बिछा हुआ दिखेगा, वो बिल्कुल एकदम गोल मटोल। उसके बाद क्या करना, आपको बड़े आराम से तीनों जो पॉइंट है आमने सामने के, बीच का जो मिड पॉइंट, उसके अपोजिट फेस का, बीच का मिड पॉइंट, टॉप का बॉटम वाला, ठीक है, आराम से देख लेना उनको देख। और ये अलग अलग करोगे तब जाके समझ में आएगा। ये सब आगे काम किसमें काम में तो आनी क्या तो 12th क्लास में सॉलिड स्टेट आएगा, उसमें ये इसमें भी मेन ये तो काम करेगा। सर एग्जाम इजी बनाओ क्या सर? 3 डब्बे बनाओ ऐसे और इसको ऐसे ऐसे कर दो सर, एकदम इजी बनेगा सर। हाँ वो इनको बता देना। पहले तो बड़ा पहले तो और बड़ा बताओ नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा NaCl की बात चल रही है, तो अब यहाँ देखो ये जो क्रिस्टल है NaCl, इसमें NaCl जो क्रिस्टल है, अरे आवाज, NaCl जो क्रिस्टल है इसमें मॉलिक्यूल नहीं है अलग से। जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं, इन आयनिक क्रिस्टल इसमें क्या होता है कि इनमें मॉलिक्यूल नहीं है अलग से। फिर इनका जो वेट होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा भाई? इनका वेट होगा जो इनके आयंस है, उन आयंस के वेट को आप ऐड कर लो, एक कैटायन और एक एनायन। बात नहीं, सोडियम 23 है और ये 35.5, कितना हो गया 58.5। ये इसका क्या हो गया, इस क्रिस्टल के लिए जो मोलर मास है वो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट तो अलग से, मास तो कुछ होगा क्योंकि इसका मॉलिक्यूल होता ही नहीं, तो फिर आप इसके एक जो सिंगल कैटायन और सिंगल एनायन जो भी उसके कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग, CN के अकॉर्डिंग इनका फॉर्मूला बन रहा है, उसी फॉर्मूले का आप क्या निकाल दो वहां सामने CH3COOH का मोलर मास कितनी है? CH3COOH इसका, इसकी इतनी बात हुई थी, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का कितना होता है 12 इंटू कितने 24 हो गए। हाइड्रोजन कितने 3 1 4 1 इंटू 4 कितना हो गया 4 ही होगा कि 8 हो गया 1 4 द 4 होता है 1 4 का 4 होता है। 1 4 द ऑक्सीजन 16 इंटू 32 हाँ जुकाम ये आपसे बददुआएं लग रही है 60 आएगा कितना हो गया 60 तो जनरली इसका 60 हो गया। यही होता है, यही यूज करते हैं। लेकिन आप ये उसमें पढ़ोगे, फिर 12th क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे कि जनरली जो ये है कौन एसिटिक एसिड, ये बाई मॉलिक्यूलर स्टेज में डाइपोल बनाकर दो मॉलिक्यूल एक साथ अटैच होके एक साथ रहते हैं, तो दो एक साथ हो गए, तो फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 60 + 60 यानी 120। हाँ किसका सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट का। हाँ तो आप इसका कैलकुलेट कर लेना भाई। सोडियम जो है वो कितने 23 × 2 यानी 46, और सल्फेट का या तो आपको सल्फेट का अलग निकाल लो, इसमें सबका ही पूछा है, ओनली यही बोले कि मास परसेंट ऑफ कैल्शियम सोडियम सल्फेट, फिर तो सबके लिए निकालना पड़ेगा। सोडियम सर रुको ये देखना था मैं क्यों वाला सल्फर 32 × 1 32। अरे आवाज
ऑक्सीजन 16 into 4 कितने हो गए? 64 हो गए क्या? कितना हो गया? There are 142। तो सोडियम के लिए नंबर वाइज कैलकुलेट कर लो, क्या बताना पड़ेगा ये? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 46 अपॉन 142 into 100। कैलकुलेट करो तो क्या आ रहा है? परसेंटेज कंपोजिशन सबका अलग अलग करेंगे बिल्कुल ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 अपॉन 142 32 upon 142 into 100। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कौन है? ऑक्सीजन इज इक्वल टू 64 upon 142 into 100। करो भी कैलकुलेट क्या आ रहा है? सर आप इस क्यूब को ना मिटा के बताइए क्यों? फिर हम साथ साथ बनाएंगे। तो मैंने बता तो दिया क्या तरीका यूज करना है। अरे तो यहाँ मत ढूंढ हैं? अरे उसको मत देख, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन तो ले कि आप क्यूब तो बनाना आता है। क्यूब के बाद जो लाइनें हैं ना उनको बीच में से पकड़ना है। 3 आपको सर्कल बनाने हैं टोटल। यहाँ से पूरा का पूरा घुमाएगा, तो घुमाएगा तो ऐसे नहीं, ऐसे तो है नहीं कि सर्कल बनाएगा, वहाँ पे सीधी लाइन खींचनी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी। तो फिर से तू स्क्वायर जोड़ेगा, 3 स्क्वायर, 1 2 और ये 3। ऐसा करने के बाद में आमने सामने के पॉइंट और बोलो और कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लो। धीरे धीरे चल मुझे सर वॉल्यूम जो है, अरे आवाज नहीं, डेंसिटी जो है उससे वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? m upon v, मास अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। आगे इससे कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी कोई भी सब्सटेंस जो है वो क्या करता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम को, कुछ ना कुछ स्पेस को क्या करता है, कवर करता है। वही उसकी क्या होगी, वॉल्यूम। और वॉल्यूम जो है उसके लिए यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब या लीटर या मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीमीटर क्यूब, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। और इसका ऐसा यूनिट क्या होती है? इनमें से ऐसा यूनिट आपने जो 7 बेसिक जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है जो सब्सटेंस की, उनमें ऐसा यूनिट भी पढ़ी है। वो जो ऐसा यूनिट है उसी को आपको उसमें यूज करना है। बोलो कौन सी देखी थी उसमें? लीटर था, मिलीलीटर था, सेंटीमीटर था, मिलीलीटर था, मिलीमीटर था, या फिर मीटर क्यूब था? मीटर था क्या इनमें से? अरे लेंथ की क्या पढ़ी है? लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर। मीटर होती है क्या? हाँ, तो ये है इसकी ऐसा यूनिट। आलते और पीड़ते पेन पढ़ ले तुम। फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया क्या? कट गया फिजिक्स में थर्मो पढ़ लिया था कि उसमें ये टेम्परेचर पढ़ेंगे, पढ़ लिए पांचों पढ़ लिए। ये स्केल आइसोबारिक आइसोबारिक कोई नहीं, फिर टेम्परेचर की स्केल होती है। हाँ पढ़ लिया सर, केल्विन में कोई। हाँ, ये